हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, सीएमए इंटरमीडिएट 2024 जून अटेम्प्ट का आप लोगों के लिए एमसीक्यू का कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके आया हूँ। पूरा वीडियो आप लोगों के लिए क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा कि किसका क्या सॉल्यूशन है और वो क्यों आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये पेपर हुआ था, ये थोड़ा सा हार्ड था, है ना। तो इसमें नंबर जो एक्सपेक्टेड आप लोगों के हैं उससे थोड़े से कम ही लेके चलिएगा आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी थी, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी नहीं है। तो अगर किसी बच्चे ने दिए तो फिर वो उसने अपना टाइम वेस्ट किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को बस आप लोगों के जो आंसर हैं उसके रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग कि यहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विथ ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड से डील करने का मेथड है। इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग ऑफ कॉमन कॉस्ट ओवर द कॉस्ट सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव, यानी कि हम लोगों को जो कॉस्ट सेंटर है उसमें कॉमन कॉस्ट जो होती है उसको स्प्रेड करना है, यानी कि बांटना है। तो हम लोग कौन सा इसमें से ओवरहेड यूज करते हैं? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों का जो आंसर है वो इसका ओवरहेड अपॉर्शनमेंट है। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? बांटना, यानी कि आप उसको अपॉर्शन कर रहे हो। तो ये आप लोगों का आंसर फर्स्ट का ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड में ये बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आप लोगों के प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड से रिलेटेड है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, CAS 3 जो है आप लोगों का इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि CAS 5 नहीं हो सकता, CAS 10 तो हो ही नहीं सकता, और CAS 2 तो अपना सबसे पहले तो CAS 1 होता है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बोलता है, CAS 2 बोलता है आपको कैप्टिव कंजम्पशन के बारे में, और तो फिर आपको जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड है वही आप लोगों का क्या है आंसर इसमें आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। जैसे कि आप लोगों को क्या दिख रहा है कि 250 रूम्स हैं, ठीक है। 70% नॉर्मल ऑक्यूपाइड है भाई, 70% नॉर्मल ऑक्यूपाइड है समर में, और 40% ऑक्यूपाई हैं विंटर में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको हर, यानी कि समर और विंटर के लिए 6 6 मंथ लेने हैं, और आपको 30 डेज अज्यूम करना है। तो आपकी टोटल ऑक्यूपाइड रूम्स कितने होंगे? तो इसका आंसर 49,500 होने वाला है, जो कि मैं आपको बताऊं कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों को जो आप लोगों का 250 है इसका 70% कर लेना है। तो 250 का 70% आप लोग करेंगे, आंसर आएगा। फिर आपको क्या करना है, 250 का ही 40% करना है। तो आप लोगों का जैसे ही 250 का 40% करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, इन दोनों का टोटल कर लेंगे अपन। अब इन दोनों के टोटल को आप लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल इंटू 6 इंटू 30, यानी कि आप लोगों को ये जो चीज है ये समर के लिए यूज करनी है और ये ही चीज विंटर के लिए यूज करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 49,500। ओके, गॉट इट, इजी था ये तो बहुत। अब ये देखो, यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, करंट इकोनॉमिक वैल्यू को पीछे कौन सी कॉस्ट छोड़ देती है? यानी कि आप लोगों को सिंपल सी ये चीज बोल रहा है कि आप लोग अगर किसी चीज को यूटिलाइज करते हो तो आप लोगों के उस यूटिलाइजेशन से जो उसकी पहले की जो कॉस्ट थी वो पीछे छूट जाती है। तो इसका आंसर है फीफो मेथड। तो फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपने जो पहले आया उसको पहले निकाल दिया। यानी कि ये समझिए, अगर आप लीफो लेते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा उसकी सबसे प्राइस कम होगी, और आप उसको सबसे पहले निकाल दोगे तो उसकी जो प्राइस होगी वो तो पिछले वाले के अकॉर्डिंग होगी। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आने वाला है? फीफो मेथड। ओके, फीफो प्राइस मेथड। एक लॉरी है जो कि 40 मेट्रिक टन की है, जो कि स्टेशन ए पे जाती है, फिर उसको अनलोड करती है 16 मेट्रिक टन इन स्टेशन बी, और फिर जो बाकी का बचा हुआ सामान है वो स्टेशन सी पे करती है, और फिर दोबारा से स्टेशन ए का लोड लेती है 32 का, और फिर उसको स्टेशन 6 पे जाती है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर 5760 आने वाला है मेट्रिक टन किलोमीटर, क्योंकि इसमें आप लोगों को कॉमर्शियल मैट्रिक टन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है कि एवरेज कर लेंगे सबसे पहले तो अपन 40 इंटू 60 और फिर 80, यानी कि अपन लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना भी मैट्रिक बचा हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5760। ओके, ये भी इजी था।
ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। एक प्रोसेस है, 800 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं 2023-24 में, 5% इनपुट नॉर्मल लॉस हुआ है, 60% जो है कंप्लीटेड है 100 में से, और 660 जो है कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। तो अपन को इक्वलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर पीरियड बतानी है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ये सब बेकार की चीजें हैं, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या करना है, सिंपली 100 मल्टीप्लाई 60% करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60। ओके। अब ये 60 क्या है, हमारी कंप्लीटेड यूनिट्स, और ऑलरेडी कितनी कंप्लीट हो चुकी है भाई हमारी, 660। तो हमारा इसको टोटल करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 720। कितना इजी है। अब इसमें पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे कि 5% पहले वो कर रहे होंगे 80 का, 800 का, फिर उसको 100 से, अरे बहुत लफड़ेबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं है फालतू में। सिंपल सा लॉजिक आप लोगों का यहाँ पे मैं दे चुका हूँ, 720 यूनिट्स का आंसर आने वाला है। गॉट इट। अरे ये तो एकदम पप्पू क्वेश्चन था भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो एवरेज निकलेगा इसमें, और एवरेज के बाद हमको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 31,200, जिसमें आप लोगों को फिर एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी, यानी कि 6। ये तो भाई इतना इजी क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता। ये अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई उसको मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़नी चाहिए। देखो भाई सिंपल सी बात है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, राइटिंग खराब है भाई थोड़े से ध्यान रखना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, पीवी रेशियो 20% है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6% आंसर आ गया। सिंपल, ये यहाँ पे चल जाएगा। गॉट इट। इजी था यार, ये तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था बच्चा। तो देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि पी लिमिटेड लेबर फोर्स एट द बिगनिंग ऑफ जुलाई 2023 वाज 3,800। ओके। एंड में कितना रह गया, 4,200। अब इसको तो एवरेज कर लो पहले तो, ठीक है। एवरेज करने के बाद आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, 50 वर्कर्स जो हैं वो लेफ्ट हुए हैं, 80 वर्कर्स वर डिस्चार्ज। ओके। और 560 वर्कर्स में से 60 वर्कर्स जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, जो कि वैकेंसी के कारण क्रिएट हुई थी, और रेस्ट जो है वो ऑन द एक्सपेंशन स्कीम हुआ है। यानी कि 500 जो वर्कर हैं वो तो हमारी किस वजह से हुआ है, ड्यू टू एक्सपेंस, यानी कि आप लोगों के जो कंपनी है, जो आप लोगों की पी लिमिटेड है, वो इंक्रीज हुई है, तो उसमें वर्कर्स की ज्यादा जरूरत पड़ी है, तो 500 तो इससे वजह से, और 60 जो हुआ है वो वैकेंसी की वजह से हुआ है, जो कि पिछले जो वर्कर्स थे वो छोड़ के गए थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये 560। अब एवरेज हम दोनों का हमको निकालना ही है, इन दोनों का 3800 और 4200, तो अब इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8.63। ये भी इजी था। अब ये क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए, देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी सेल्स डिमांड। अरे भाई आप लोगों के पास सारी चीजें हैं, तो बस आप लोगों को तो अब ये है कि आप लोगों की जो डिमांड है वो आनी चाहिए। अब ये तो भाई बहुत इजी सच्ची में। डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है ना। अब डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हो गया, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, और फैक्ट्री ओवर का एड का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि इस क्वेश्चन को कौन सा टिक करें, तो इसका मैं बता दूं। देखो आर एस टी एन कंपनी है, ठीक है, लेबोरेटरी है फॉर टेस्टिंग, और जिसमें उन्होंने कंप्लाइंस किया है टेस्टिंग के लिए, ठीक है, सैलरी दी है लेबोरेटरी स्टाफ को। अब जो हमारा लेबोरेटरी स्टाफ है उसको सैलरी दी है, तो ये सैलरी जो है ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो सकता, वर्क ओवरहेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं पढ़ा नहीं है, तो हमको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल। गॉट इट। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है।
21। ओके, अब यहाँ पे देखो भाई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला सिंपल सा है, √2 ऑफ AO डिवाइडेड बाय C। एनुअल डिमांड कितनी है, 1 लाख, इनटू में 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500, और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आएगी। तो 10 का अपन को क्या करना है, 50%। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4472। सॉल्व कर लेना, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। Which of the following method is used for equalization of equivalent production when the price are fluctuating in the market? अरे भाई, मार्केट में प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रही है, तो आप कौन सा लगाओगे, फीफो लीफो तो लगा ही नहीं सकते, सिंपल एवरेज तो कभी लगता ही नहीं है आपके, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आप लोगों का आंसर क्या जाएगा इसका, वेटेड एवरेज। इजी था ये भी। अब यहाँ पे देखो, 15 का बता देता हूँ, 2820 केजीज, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 1156 की। सबसे पहले तो इसको प्राइस पर यूनिट निकालो। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी आप लोगों का ये है, ये आप लोगों का एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2850। सिंपल, इजी था बहुत, कुछ भी नहीं था इसमें। कॉस्ट शीट बनानी थी, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन इजी था। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है वो 6000 है, तो इसको हमको किस तरीके से यूज करना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि प्राइमरी पैकिंग जो होती है वैसे तो प्रोडक्शन का पार्ट होती है, लेकिन इन्होंने बुक में जो है डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर रखा है, तो इस वजह से देखो वेरिएशन आ सकता है आंसर में। और इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन थे। मार्जिनल का क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था, और थ्योरी भी अच्छी आई थी। थ्योरी में मतलब हाँ, अगर किसी को आती होगी तो बढ़िया है। देखो भाई, आइडियल टाइम के लिए बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग कि आप लोगों का जो आइडियल टाइम होता है उसको किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। तो भाई देखो, नॉर्मल जो होता है वो तो कॉस्ट में ऐड हो जाता है प्रोडक्शन की, और अगर एबनॉर्मल होता है तो आप लोगों का कॉस्टिंग पीएनएल में चल जाता है। एबीसी एनालिसिस यानी कि ए, बी और सी कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को बांट देते हैं, वो तो ईजी है, इसमें तो हो जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसेंशियल्स क्यों है, क्योंकि वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ पेपर था जहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आप लोगों के जो एमसीक्यू थे अगर वो आप लोगों के सही हैं, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि भाई आपके आराम से बन जाएगा तगड़ा मार्क्स, है ना। और यहाँ पे आप लोगों को अब जो आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होने वाला है पेपर, उसका भी एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ मैं। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कंपोज, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया है, मैं जानता हूँ। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिएगा, और जो भी आप लोगों को डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये आप लोगों का अकाउंटिंग का जो पेपर था उसका एमसीक्यू सॉल्यूशन मैंने पूरा दे दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और मार्जिनल आप लोगों का आज वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है ग्रुप 2 का, तो उसकी तैयारी तो हो रखी होगी, पेपर दे के आना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलता हूँ, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक, सी यू सून।